on Iran. No U.S. war on Iran. No U.S. war on Iran. No Israel war on Iran. No Israel war on Iran. To the sea. Palestine will be free. Palestine will be free. Brick by brick, wall by wall. Brick by brick, wall by wall. Zionism will fall. Zionism will fall. There's no way you can take that. Today, we convene because the terror of the Zionist entity has spread beyond the borders of the Palestinian homeland. Shame. And the Zionist entity has put the people of Iran under its sights. Middle East is ours alone. I don't want war in Iran, actually. وقتلا وجرحا وأسرا في قطاع غزة. إجبار إيران على الشعب الإيراني الأعزل الذي اليوم تقصف مؤسساته الصحية. संदेश झूठ से हटके। नमस्कार, संदेश हिंदी न्यूज चैनल में मैं हरिशंकर जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईरान ने अमेरिका की श्रेष्ठता की भी पोल खोल दी जी। अमेरिका जो कहता था वी आर द बेस्ट, वी आर द सुपर पावर, हमारे पास F-35 है, ऐसी तैसी कर दी उसकी। खिलौने की तरह ईरान ने अमेरिका के अब तक F-35 आसमान से जमीन पर टपका दिए। उनकी संख्या जानते हैं कितनी है? 6। ये ट्रंप और नेतन्याहू क्या मामला है? ये आप क्या चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन के दौरान उनका कैंपेनिंग में खुलेआम लोगों से कहते थे कि हम अगर आप हमें चुनेंगे तो हम कोई जंग में ये अमेरिका को इसमें शामिल नहीं करेंगे। और उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन जो है हजारों के लोगों का सपोर्ट में जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं। और उनका रिलेटेड एजेंडा था टैरिफ डाल के जो उनके हिसाब से जो नाइंसाफी होती थी अमेरिका को कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और उनका खर्च जो बढ़ रहा था उसको ठीक करके अमेरिकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं मिडिल क्लास पर्टिकुलरली उनको राहत देंगे और उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं स्टैग्नेंट सैलरी और दूसरे चीजें उनमें मदद करेंगे। ये वो जीत गए प्रॉमिस करके कि हम बैरूनी जंग में शामिल नहीं करेंगे जिसमें अमेरिका का नुकसान हुआ है, अफगानिस्तान से लेके ईरान, सीरिया, लीबिया, यमन, यूक्रेन वगैरह सब, क्योंकि लोग तंग आ गए हैं। उनका एजेंडा जो है रूस के खिलाफ कामयाब नहीं हुआ, तो इससे जो है यूक्रेन में ये डीप स्टेट की और अमेरिका की दाल नहीं गली है। और दूसरा तरीका उन्होंने ढूंढा है इजराइल को इस्तेमाल करके ईरान पे हमला करना। और नेतन्याहू को जो उन्होंने मदद की गाजा में, लेबनान में हुतियों के खिलाफ, और उसी डेथ ऑफ डिस्ट्रक्शन पॉलिसी से ईरान को भी न्यूक्लियर इशू लेके दोहराना चाहते हैं। कोशिश करे 6 दिन से इजराइल को सपोर्ट करके, लेकिन वो कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। और डॉक्टर सलीम साहब आपको बुलाता हूं मैं, और सीधा सा सवाल है कि नेतन्याहू ने हिटलर कहा है, रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि वो हिटलर है, खामेनी, अयतुल्ला खामेनी। अगर वो हिटलर है तब फिर नेतन्याहू क्या है? देखिए, जब कोई आदमी हारने लगता है तो गाली गलौज करता है। और अभी अर्दवान ने जो कल अपना भाषण दिया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि नेतन्याहू तो हिटलर से बहुत आगे चले गए हैं, हिटलर जो है उनके सामने कुछ भी नहीं है। बहरहाल ये तो एक मामूली बयानबाजी है। मैं समझता हूँ आज के जो अहम डेवलपमेंट्स हुए हैं उनमें एक तो ये है कि आज अल जजीरा पे IAEA के जो प्रेसिडेंट है राफेल ग्रोसी, उनका एक इंटरव्यू आया है जो इस पूरे मामले का गेम चेंजर है। वो पूरी दुनिया के IAEA सबकी एजेंसी है, वो अमेरिका में बैठते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है अपने इंटरव्यू में, उसके बाद इस दुनिया में जो डिस्कशन है इस जंग के ताल्लुक से वो बिल्कुल बदल जाएगा। पूरा जो इसका वो है बयानिया है, जो जिस लेवल पे बात हो रही है वो सब कुछ बदलने वाली है। दूसरी चीज
रशिया का जो एंगल है कि रशिया ने कहा कि वहां हमारे आदमी है, अब कहीं के बारे में भी वो ये कह सकता है कि वहां हमारे आदमी काम कर रहे थे और हमने उसके बदले आपके ऊपर हमला कर दिया। तो रशिया एक बहाना, एक जवाब, एक जस्टिफिकेशन ढूंढ रहा है अमेरिका के ऊपर हमला करने का। लेकिन इन दोनों से हट के पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी जो पाशा साहब बता रहे थे कि पहला बड़ा हमला तो इसराइल ने किया, उसके बाद में जब ईरान ने हमला किया तो पता चला कि मोसाद का जो हेडक्वार्टर था वही खत्म। उसके बाद पता चला कि जो रक्षा मंत्रालय है वो खत्म। अब पता चला, आज की जो खबर है वो ये कि स्टॉक एक्सचेंज है वो खत्म। और अब ये खबर भी आ रही है कि इसराइल के पास 10-12 दिन का हथियार है। अगर नई खेप नहीं आती है, नई कुमुक जो है वो अमेरिका से नहीं आती है, तो इसराइल 10-12 दिन में खत्म हो जाएगा। मतलब उसके पास लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी। ये जब मैं खबरें देख रहा था शाम से, तो मुझको एक बचपन की कहानी याद आ गई। आप सबने सुनी होगी, खरगोश की और कछुए की। तो बहरहाल खरगोश ने ही चैलेंज किया कछुए को कि भाई चलो हम रेस लगाते हैं, इसलिए कि उसको बड़ा गुरूर था कि ये क्या मेरा जो है वो मेरा मुकाबला कर सकेगा। अब जब रेस शुरू हुई तो वो छलांग मारते हुए जा रहा था, तो उसमें मैं थोड़ी सी तब्दीली करता हूं। उसको जो है एक पेड़ के नीचे भेड़िया मिला, उसका पुराना दोस्त। उसने कहा यार तुम्हारी सांस फूल रही है, क्यों तुम इतने भाग रहे हो, तुम्हारी स्पीड तो बहुत ज्यादा है, कछुआ तो बहुत पीछे, तो तुम जरा दम ले लो, आराम कर लो और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाना। तो उसकी समझ में हाँ यार, बिला वजह मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अब वो जो है वो सोने लगा, अपना लेट गया, तो उसने उसको भेड़िए ने उसको थपक के सुला दिया और उसके बाद अपने शिकार करने निकल गया। अब पुरानी कहानी ये कहती है कि कछुआ आहिस्ता आहिस्ता पीछे से आया और उसने देखा कि खरगोश सो रहा है, तो उसने सोचा है अच्छा है इसको सोने दो, अगर ये जाग जाएगा तो फिर हमारे आगे बढ़ जाएगा और रेस जीत जाएगा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसने रेस जीत लिया। अब कलयुग का जो कछुआ है वो पुराना वाला कछुआ नहीं। उसने सोचा कि यार ये तेजी से भाग तो सकता है, लेकिन मेरे पास डंक है और मैं इसका इस्तेमाल कभी नहीं करता हूं। तो उसने कहा कि अगर मैं खरगोश को डंक मार दूं तो न ये भाग सकेगा और न जीत सकेगा, बल्कि चैलेंज भी नहीं कर सकेगा। तो वो करीब आया और उसने उसके कान में एक डंक मार दिया। वो एक कान की तरफ पलटा, मोसाद का हेडक्वार्टर, तो उसके पैर में डंक मार दिया। तो पता चला रक्षा मंत्रालय पंचर हो गया। फिर वो उसकी तरफ झपटा तो पता चला कि उसकी पेशानी पे डंक मार दिया, स्टॉक एक्सचेंज पे डंक मार दिया। तो अब जो है वो खरगोश की जो हालत कछुआ कर रहा है कि वो जिंदगी में कभी उसको चैलेंज नहीं कर सके, कभी उससे रेस नहीं लगा सके, कभी उससे जीत नहीं सके। ये हालत है आज की खबरों की। आज जब इसराइल ने कहा कि भाई हमारे हॉस्पिटल पे बमबारी हो गई, तो किसी ने उससे हमदर्दी नहीं की कि यार बहुत गलत किया ईरान ने। ईरान ने कहा कि नहीं हमने अस्पताल पे नहीं डाला। लेकिन जो दूसरे लोग थे उन्होंने कहा कि भाई आप गाजा को भूल गए, जहां आपने एक भी हॉस्पिटल को नहीं छोड़ा। तो आप देखिए कि इंसान के कर्मों का फल, जिसको बोलते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये किस तरह से इंसान के सामने आ जाती है। अगर इन्होंने गजा में ये नहीं किया होता तो लोग आज इनसे हमदर्दी करते, लेकिन आज इनका कोई हमदर्द जो है वो इस दुनिया में मौजूद नहीं। अब जो इंटरव्यू की बात मैं कर रहा था उसके बारे में चंद बातें मैं कहना चाहता हूं। राफेल ग्रोसी जो है वो IAEA के प्रेसिडेंट है और उनकी बात को कोई ठुकरा नहीं सकता। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि 1980 के बाद इस बात के संकेत मिले थे, इस बात के प्रूफ मिले थे कि ईरान जो है वो बम बनाने की कोशिश कर रहा है और ये सिलसिला 2004 तक चला। लेकिन 2009 के बाद उन्होंने कहा कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमको ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे ये साबित होता हो कि ईरान जो है वो एटम बम बना रहा है। ये बात IAEA का प्रेसिडेंट बोल रहा है, रशिया नहीं बोल रहा है, चाइना नहीं बोल रहा है, पाकिस्तान या हूथी नहीं बोल रहे हैं। IAEA के चेयरमैन की बात नहीं बोल सकते। पहले जमाने में ये था कि सारा इंटरनेशनल मीडिया जो है वो यूरोप और अमेरिका के पास था। वो लोग जिसका इंटरव्यू चाहते थे लेते थे, जिसका इंटरव्यू नहीं चाहते थे नहीं लेते थे, और जिसके इंटरव्यू में अपने खिलाफ कोई बात होती थी वो इंटरव्यू जो है वो एयर नहीं होता था। अब जमाना बदल गया है, अब अल जजीरा आ गया है,
बहुत सारे सोशल मीडिया के चैनल आ गए, जैसे आपका सोशल मीडिया का चैनल है। तो पहले जिस तरह से ये लोग झूठ को फैलाते थे और सच्चाई को छुपाते थे, अब ये मुमकिन नहीं है। इराक की जब जंग खत्म हो गई, तब जाके जूनियर बुश ने ये कहा कि हमको जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली थी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की, वो गलत थी, इसलिए हमसे गलती हो गई और हमने इराक को तबाह कर दिया। लेकिन ये खबर इतनी देर से आई कि उसका आना नहीं आना और उसके ऊपर सॉरी बोलना और नहीं बोलना बराबर हो गया था। लेकिन अब आप ये देखिए कि जंग के 6ठे दिन ये खबर आ गई, 7वें दिन ये खबर आ गई कि G7 का ये दावा झूठा है कि वो बम बना रहा है, उसको रोकना चाहिए। अमेरिका का ये दावा झूठा है कि ईरान बम बना रहा है, उसको रोकना चाहिए। और इसराइल का भी ये दावा झूठा है कि ईरान बम बना रहा है, उसको रोकना चाहिए। इस लिहाज से अगर आप देखें तो इस जंग को शुरू करके इसराइल ने एक वार क्राइम किया है, और नेतन्याहू इससे पहले भी वार क्रिमिनल जो है वो वर्ल्ड जो अदालत है, आलमी अदालत, विश्व अदालत, उसके अंदर उसके खिलाफ वारंट निकला हुआ है, और अब ये दूसरा वारंट इसके खिलाफ निकलेगा। ये एक वार क्रिमिनल है जिसने के अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए न केवल ईरान, न केवल गाजा, बल्कि खुद इसराइल के लोगों को जो है वो खतरे में डाल दिया, उनको बंकर में रहने पर मजबूर कर दिया। तो ये बहुत ही चिंताजनक सूरत हाल है जोशी साहब। उसके बाद एक जो रशिया वाला है वो बाद में मौका मिला तो उस पर बात करेंगे। शुक्रिया जी, शुक्रिया सर। मैं आता हूँ सीधे सोडी साहब के पास में, और मैं यहाँ छोटी खिड़की में हूँ स्थिर, यहीं पर ठीक हूँ। तो सोडी साहब देखिए, रूस और चीन, इसके साथ में नॉर्थ कोरिया और बहुत सारे मुल्कों ने आज सीधी बात कही है कि अगर अमेरिका कूदेगा इस जंग में तो स्थितियां बद से बदतर होंगी। यानी उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि वो कूदेंगे तो हम भी पीछे नहीं है, मतलब हमें भी आना पड़ेगा, मजबूरी होगी। और उन्होंने इसे क्राइम कहा है, जो इजराइल ने अटैक किया है उसे क्राइम कहा है, अपराध माना है, उसको वार क्राइम कहा है। तो आपको लगता है कि अमेरिका के पास में ऐसी स्थितियां बची हुई हैं अभी ट्रंप के पास में? एक राष्ट्रपति होने के कारण उनके पास कुछ विशेषाधिकार तो हो सकते हैं, जैसे ये लोग थोड़ी बदमाशी कर सकते हैं, ये कहते हैं कि साहब एक फ्यूज कोई भी बम साला घेर दें, कुछ भी ड्रामा कर दें, उसके बाद में कहें कि हम पर हमला किया, आत्मरक्षा हम कूदे। अमेरिका ऐसा बहाना बना ले तो बात अलग है, लेकिन ट्रंप का वहां पर विरोध हो रहा है, क्योंकि ट्रंप जिन नीतियों के कारण वहां पर जो नीतियां बताकर, जो एजेंडा बताकर आए थे, उसके कारण उनका कूदना मुश्किल है। कांग्रेस में उनका विरोध है। तो क्या स्थितियां बन रही है? इजराइल कितने दिन तक इस जंग को जारी रख पाएगा, और ईरान की स्थिति क्या होगी? धन्यवाद जोशी जी। एक बात ये है कि थोड़ी आवाज धीमी आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही, अभी आ रही है? आप थोड़ा ये, आपने ईयरफोन लगा रखा है, इसको थोड़ा माइक को ऊपर ले आइए मुंह के पास में तो आ जाएगी। हाँ, क्या है कि इराक के समय में जो परिस्थितियां थी, उस समय में इराक ने जो है वो इसके ऊपर अटैक किया था, पड़ोसी राज्य जो है उसके ऊपर अटैक किया था, और जो दुनिया का जो समर्थन है वो इराक के पक्ष में उतना नहीं था, क्योंकि इराक को एक तरह से कुवैत के ऊपर जो हमला किया था उससे उसकी पोजीशन थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। लेकिन ईरान के समय में ईरान जो है वो आज की तारीख में उसकी कोई गलती दुनिया के सामने में नजर नहीं आ रही। अटैक पहला जो किया वो इजराइल ने किया, और उस समय किया जब निगोशिएशन चल रहा था, और वो उस समय उसके जो फौजी कमांडर थे, साइंटिस्टों के ऊपर हमला किया। ये एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। दूसरी स्थिति यह है कि अभी ट्रंप साहब जो है उनके बारे में एक जनमत लिया गया, जिसमें उनकी पॉपुलैरिटी जो है 52% से 38% तक पहुंच गई, और यानी कि आप समझ लीजिए 60 से ज्यादा प्रतिशत लोग अमेरिका के ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं सिर्फ 6 महीने के अंदर। रिपब्लिकन में भी उनका जो समर्थन है वो 52% बचा है। तो उनको एक जो अपने जन समर्थन की भी बात है, और आज जिस तरीके से उनके व्हाइट हाउस के सामने में प्रदर्शन हुआ है, ये भी उनके लिए सोचने की बात है। लोगों ने खुलेआम ईरान के समर्थन में प्रदर्शन किया, जिसमें अमेरिका के बहुत से लोग शामिल थे। दूसरी बात यह है कि इजराइल जो है,
इजराइल को बनाया अमेरिका ने है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और अमेरिका की दिक्कत यह है कि वो उसको समाप्त होते हुए नहीं देख सकता। उसको एकदम भी ये कहना चाहिए कि ईरान के जबड़े में नहीं छोड़ सकता। और दिक्कत जो पाशा साहब ने भी बोली कि उसका जो मांगा है, जिस नारे को लेकर ट्रंप साहब आए थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और दुनिया के जो युद्ध में अमेरिका के पैसे की रिसोर्सेज की बर्बादी हो रही है उसको मैं रोकूंगा, तो ये उनके सामने में कंट्राडिक्शन है। जैसा अभी कुछ 2 दिन पहले नेतन्याहू जी ने बयान दिया था कि बृहस्पतिवार के बाद कुछ ऐसा होगा जो अभी तक की युद्ध में नहीं हुआ। तो उनका आज की रात और कल का रात उनका एक टाइमलाइन एक तरह से अमेरिका को दी थी कि भाई आप आइए, नहीं तो हमारी स्थिति खराब है। सभी देख रहे हैं कि उनकी स्थिति काफी कमजोर होगी, जो एकदम अप्रत्याशित है। लेकिन खौमेनी साहब ने जो एक बात कही है कि यदि अमेरिका कूदा और हम पर हमले हुए तो हम जितने अमेरिका के आसपास के अड्डे हैं उस पर हमला कर देंगे, और जब उस पर हमला होगा तो कतर ने कहा है कि यदि ईरान के मिसाइल्स हमारे पर आक्रमण किए तो 24 घंटे के अंदर हमारा पानी हमको मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो जो अमेरिकन सपोर्टर देश है जहां पर उसके अड्डे हैं, वो भी बहुत घबराए हुए हैं कि हमारी स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी और हम लोग भी संकट में फंस जाएंगे, और जो ऑयल रिफाइनरी वगैरह और ऑयल का जो सिस्टम है वो यदि गड़बड़ हुआ, उस पर यदि मिसाइल अटैक हुआ ईरान के द्वारा, तो पूरे दुनिया में एक आर्थिक संकट की स्थिति बन जाएगी और एक बहुत बड़ी क्राइसिस हो जाएगी। तो इसीलिए एक बहुत बड़ी दुविधा है, और ट्रंप साहब ये सोचते हैं कि किसी तरीके से धमका के हम खामेनी साहब को मना ले, ईरान को सरेंडर करवा दें। लेकिन आज जो परिस्थिति है, ईरान सरेंडर करने की स्थिति में नहीं है, और वो उतना कमजोर भी नहीं है जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जितना उसे समझा जा रहा था। और इसमें विशेष बात यह है कि जिस तरीके से आज रूस और चीन ने अपना वक्तव्य दिया है, और तुर्की ने भी जो दिया है, उसने भी बोला नेतन्याहू जो है वो हिटलर है, और ये जो है उसने जो है मानव अधिकारों पे हमला किया है। इस तरीके का जो तुर्की का भी उसमें जो अपीयरेंस है, ये सब परिस्थिति बताती है कि यदि ट्रंप अमेरिका इसमें कूदेगा, और रूस ने भी कहा है, तो युद्ध बहुत ही विनाशकारी हो जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद एक बात जो है कि अमेरिका इजराइल को एकदम अकेला नहीं छोड़ पाएगा, ये भी सच है। जैसा कि पाशा साहब ने बताया कि जो ज्यूइश लॉबी है जिसका कि ट्रंप साहब को जिताने में बहुत बड़ा योगदान है, तो हो सकता है यदि सरेंडर नहीं करवा पाए तो कुछ मदद को तो बढ़ाएगा जरूर, इजराइल को मदद अमेरिका जरूर देगा, और इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा ऐसा लगता है। एक खबर आई है जो सोरोका मेडिकल सेंटर को निशाना बनाया है, जिस पर इजराइल चिल्लाता घूम रहा है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन है। मैं उस बात में भी नहीं जाता, अगर अस्पताल में या कोई नागरिक आबादी में कोई बम गिरता है तो वो उसकी मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं उसकी निंदा करता हूँ। लेकिन गाजा में जो हुआ, गाजा में कितने अस्पतालों में बम गिराए गए, किस कदर क्रूरता दिखाई इजराइल ने तो क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी। लेकिन ये बताता है कि जो बम गिरे हैं वो 2 जगह गिरे हैं। आप देखिए, ये सोरोका अस्पताल है, मेडिकल सेंटर है, और बम गिरा है यहाँ पर। ये आईडीएफ इंटेलिजेंस कैंपस है, एक यहाँ गिरा है और एक आईडीएफ C41 हेडक्वार्टर में गिरा है। इनको लक्ष्य करके मिसाइलें छोड़ी गई हैं, तो दोनों मिसाइलें यहाँ गिरी हैं। अब चूंकि ये बहुत नजदीक है सोरोका मेडिकल सेंटर, इसलिए जो उसकी कंपन होता है, ध्वनि होती है, उससे वहां पर नुकसान हुआ है। तो सलीम साहब, मैं आपके पास में आता हूँ, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अस्पताल तल अवीव में हो या गजा में हो या तेहरान में हो, उस पर बम का गिरना अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। और वहां पर जो मरीजों को इसकी वजह से तकलीफ हुई, उसके लिए हमारी संवेदना है। हम ये नहीं चाहते कि कहीं का भी कोई आदमी, बेकसूर आदमी, किसी बमबारी का शिकार हो। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इसराइल ने चूंकि इससे पहले गजा में सारे अस्पतालों को तबाह किया, इसलिए लोग उससे हमदर्दी दिखाने के बजाय उसको याद दिला रहे हैं कि देखो, अगर तुम वो नहीं करते तो हम आज आपसे सहानुभूति दिखाते, लेकिन चूंकि तुम इतना कुछ कर चुके हो, इसलिए तुमसे सहानुभूति दिखाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ
कि जो लोग अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं उनके ऊपर गलती से भी नहीं गिरना चाहिए, और अगर गिरा है तो वो अफसोस ना करें। आपने जो पहले वाला सवाल किया था वो बहुत महत्वपूर्ण था। वो था कि इसराइल में हमारे जो लोग हैं वो कितने हैं, कैसे हैं, वो कैसे आएंगे, और केवल इसराइल में नहीं बल्कि ईरान में भी जो भारत के लोग हैं वो कितने हैं, कैसे हैं और कैसे लौटेंगे। ये दोनों प्रश्न जो है वो बराबर के महत्व रखते हैं। और इससे पहले भारत जो है वो अनेक मुल्कों से, यूक्रेन से भी अपने जो हमारे छात्र वहां पे थे उनको वापस ला चुका है, इराक से भी ला चुका है, उसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है और फिल्मी लोगों ने भी उस पर पैसे कमा लिए। तो मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। देखिए, नवंबर 28, 2024 को पार्लियामेंट में जो हमारे सांसद है जिनके ऊपर बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुई, सुमन साहब, रामलाल जी सुमन, उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि इसराइल में कितने भारत के लेबर्स हैं और उनका ब्रेकअप बताइए कि कहाँ के कितने हैं। तो जो ऑफिशियल जवाब उनको दिया गया ये विदेश मंत्रालय से, उसके आंकड़े बताते हैं कि नवंबर में, पिछले साल नवंबर 28 तक कुल 6,365 भारतीय वहां पर थे। और उसमें सबसे बड़ी संख्या, एक्चुअली हरियाणा का नाम बहुत हुआ और वहां पे चूंकि कुछ अखबार वाले पहुंच गए थे, वो लोग लाइन में खड़े थे तो उनसे इंटरव्यू ले लिया, लेकिन सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश की है, 6,365। ये हमारे विदेश मंत्रालय का आंकड़ा है। नहीं, 6,365 टोटल है, उसमें से 5,528 जो है वो उत्तर प्रदेश का है, यानी आप समझ लीजिए कि 90% से ज्यादा। उसके बाद नंबर 2 पे तेलंगाना आता है 306, बिहार आता है 177 और हरियाणा है 179। इसके अलावा बाकी जो है वो 2 आंकड़ों में। तो आप ये देखिए कि हमारा योगी जी जो बहुत प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं इस बात पर कि मैंने उत्तर प्रदेश को इतना अच्छा चलाया, वहां से लोग गए। और मुझको याद है एक इंटरव्यू में एक लड़के से पूछा गया कि भाई गजा की जंग चल रही है, इसमें आप जा रहे हैं, तो उसने कहा था कि भूखा मरने से अच्छा है कि आदमी कुछ कमा के मरे, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक घर वालों को कुछ तो मिलेगा, वरना यहां रहूंगा। ये इंटरव्यू अखबार में छपा है, मेरे ख्याल में भास्कर में छपा है। ये हालत है हमारे योगी जी की, और योगी जी के उत्तर प्रदेशी के लोग ये कह रहे हैं कि चलो जितने दिन जिए उतने दिन कम से कम कमा के जिए, भूखे मरने से अच्छा। तो ये 5,528 लोग उत्तर प्रदेश के वहां पर फंसे हुए हैं, और इनको जाने की जरूरत क्यों पड़ी। आप ये देखिए कि 7 अक्टूबर के हमले से पहले ऐसा नहीं, कोई नहीं जाता था हिंदुस्तान का लेबर वहां पे, सब जाते थे, दुबई जाते थे, अबू धाबी जाते थे, कतर जाते थे, इसराइल कोई नहीं जाता था। इसलिए नहीं जाता था कि फिलिस्तीन का जो लेबर फोर्स है वो इसराइल में कंस्ट्रक्शन का काम करता था। 7 अक्टूबर के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीनियों को काम नहीं करने देंगे, जैसे अपने यहाँ होता है, नाम पूछ के काम दो, नाम पूछ के घर दो, इस तरह से जो है वो नाम पूछ के काम से निकाल दिया। तो जो लेबर डेफिसिट हुआ उसके बाद भारतीय लोग वहां जाने लगे, इसलिए कि दूसरी जगह के लोग मरने के लिए नहीं जाना चाहते थे। और वहां भी जाने के बाद पहली कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि जो स्किल ये लोग लेके गए थे, स्किल का सर्टिफिकेट, तो उन लोगों ने जांचा तो वो स्किल उनके अंदर नहीं था, तो उन्होंने इनको डिग्रेड कर दिया, यानी जो प्लम्बर था, जो टेक्नीशियन था, उसको उन्होंने लेबर बना दिया। बोले लेबर के तौर पे हम आपको रख सकते हैं, और चूंकि आपको वो काम नहीं आता जैसा हम कराना चाहते हैं, तो इसलिए आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे, वो पोजीशन नहीं मिलेगी। ये कंट्रोवर्सी तो उस वक्त की है। अब आप देखिए कि मार्च 2025 को जो रिपोर्ट छपी है इकोनॉमिक टाइम्स में, उसके मुताबिक 16,000 लेबर वहां पर है, यानी 16,000 लोग आज जो है वो, इसराइल बहुत छोटा सा है, उसके ऊपर बमबारी होती है, तो वहां पर बचना ईरान की तरफ फैला हुआ नहीं है कि आप जो है वो शहर से गांव की तरफ चले जाएं तो किस किस गांव पे बमबारी होगी। तो ये 16,000 लोगों का हाल ये है कि इसराइली तो बंकर में घुस जाते हैं और उनके लिए दरवाजा बंद कर देते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई ये बंकर हमारे लिए बना था, तुम्हारे लिए नहीं बना था, तुम अपना इंतजाम करो या मरो। लेकिन भारत की सरकार इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोचती और कुछ भी नहीं बोलती। ये बहुत ही शर्मनाक सूरत हाल है। और चूंकि वहां के एयरपोर्ट बंद है, एयरपोर्ट तो दूसरी वजह से बंद है, जैसा कि पाशा साहब ने बताया कि वहां के जो इसराइली लोग हैं, यहूदी लोग हैं, वो वहां से भाग निकलना चाहते हैं, इसलिए कि आधे लोगों के पास तो 2 पासपोर्ट है, तो उनको तो ये मसला ही नहीं है कि वो यूरोप के ममालिक पे जाएंगे जहां का उनके पास दूसरा पासपोर्ट है, या अमेरिका जाएंगे जहां का दूसरा पासपोर्ट है, उनको वीजे की भी जरूरत नहीं है। तो उनको भागने से रोकने के लिए इन लोगों ने एयरपोर्ट बंद कर दिया। तो इसमें
ऐसी सूरत में अपने लोगों को वापस लाना वो मुश्किल है। अब एक ईरान के बारे में मैं बताता हूं। ईरान के बारे में जो आंकड़े हैं वो ये कि तकरीबन 4000 स्टूडेंट्स और दूसरे लोग ईरान में हैं। और ईरान के आसपास की जो कंट्री है, जो देश हैं, जैसे आर्मीनिया है या अजरबैजान है या तुर्कमेनिस्तान है, वहां से होके, जिस तरह से यूक्रेन से पोलैंड होके हमारे छात्र आ गए थे, उस तरह से अब हमारे लोग जो है वो 110 लोग ईरान से आर्मेनिया गए और आर्मेनिया से आ गए। और भारत सरकार ये प्लान बना रही है कि बाकी लोगों को, जिसके नजदीक तुर्कमेनिस्तान हो या जिसके नजदीक जो है वो अजरबैजान हो, तो वहां ले जाकर के वहां से भारत में ले आए। तो ईरान से लोगों को लाने का तो एक प्लान है, लेकिन क्योंकि पास के देश सेफ हैं और पास के देशों की ईरान से दोस्ती है, वो वहां के लोगों को अपने यहाँ आने देंगे, और उनकी भारत से भी दोस्ती है तो वो हमारे लोगों को भारत पहुंचा देंगे। लेकिन इसराइल के आसपास जो देश है, उनमें से किसी की इसराइल से दोस्ती नहीं है। वहां से हमारे लोग किसी पड़ोसी मुल्क में नहीं जा सकते और जहाज पकड़ के नहीं आ सकते। तो ये बहुत ही चिंताजनक सूरत हाल है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक लड़की वहां पे MBBS कर रही थी, वो वापस आई और उससे लोगों ने पूछा, हमारे प्रेस वाले पहुंच जाते हैं, कि भाई आपको क्या देखा और कैसा लगा। तो उसने एक बहुत दिलचस्प बात कही। उसके ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर की मैं तारीफ करता हूँ। उसने कहा कि हमने वहां पर असली जंग देखी, और फिर उसने एक सेंटेंस ये कहा कि वहां जंग मीडिया में नहीं हो रही थी, वहां जंग रियल में हो रही थी, और हमने धमाके सुने और हमने जो है वो जंग देखी। और उसने ये भी कहा कि ईरान के लोग बहुत बहादुर हैं और उनका जो है वो, उनकी श्रद्धा शक्ति बहुत ज्यादा है, और वो जो है वो उनके हौसले को मैं सलाम करती हूँ। तो ये बहुत ही मुश्किल पहलू है, जिसकी तरफ आमतौर से मीडिया इतने मर गए, इतने गिर गए, इतना अस्पताल मर गया, इसकी सब कोई बात करता है। लेकिन हमारे लोग जो ईरान में और इसराइल में फंसे हुए, यानी 16,000 जमा 4 20,000 लोग, इनका क्या होगा, इनको कैसे लाया जाएगा, इस पर कोई विचार नहीं करता। ये बहुत ही चिंताजनक सूरत हाल है। और काफी सारे विषयों पर बात हुई। इजराइल की नोबेल शांति पुरस्कार जो वहां के व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने दोनों देशों से अपील की है कि वो जंग को रोक दें। और युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है,